तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष सिंह और आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। काफी आसान चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, लाइफ प्रोसेस क्या है। आपको जीवन जीने के लिए बेसिक कुछ फंक्शंस करने रहते हैं, जैसे उठना बैठना खाना पीना सोना, ये सब करना पड़ता है। वही हमारा लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फॉर अ लिविंग बीइंग इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग so that it prevents damage and breakdown of body and its function. These basic functions are known as life processes. यही जो बेसिक फंक्शन है, सांस लेना उठना खाना, ये इन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहा गया है। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी चार बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करती है। ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट बना लीजिए। पहला लाइफ प्रोसेस देखिएगा, वो है न्यूट्रिशन। दूसरा लिखिए रेस्पिरेशन। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। लिखते जाइए, सब कुछ समझाया जाएगा बाद में। और चौथा एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? आप खाना खा रहे हो, वो खाना का न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, वही है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहां लिखिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या? फूड। फ्रॉम आउटसाइड टू दी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही बात है, आप खाना खाओगे तभी कुछ चालू होता है कि नहीं? कहा ही जाता है पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। क्या बात है। अगला देखिएगा, अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? आपका बॉडी बाहर से ऑक्सीजन लेता है और उसको यूज करता है, आप जो भी खा रहे हो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स, उसको ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी रिलीज करने में। आपको जो भी एनर्जी की नीड है वो एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड and using it for the breakdown of glucose to release energy। किस लिए? For cellular needs। ठीक बात है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? आपके शरीर में जो खाना गया है वो हर एक पार्ट तक जाएगा, है कि नहीं? उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। सिंपल सा बात। तो लिखिएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में लिखिएगा, इट इज द प्रोसेस of carrying food and oxygen from one place to another। ठीक है भाई, सिंपल है। और चौथा है एक्सक्रीशन। आप खा लिए पी लिए पचा लिए तो आप क्या निकालोगे भी, वही है एक्सक्रीशन। सिंपल सा बात। तो एक्सक्रीशन में लिखिएगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग
बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी which are formed during energy generating reactions. एनर्जी जनरेटिंग रिएक्शंस क्या? आपका जो अभी प्रोसेस हो रहा है, आप खा रहे हो, वो खाने को ब्रेक डाउन किया जा रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू द एनर्जी फॉर द यूज ऑफ सेल्स। तो वही हमारा एनर्जी जनरेटिंग रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस के बारे में बात करना है। आप स्क्रीन को पॉज करके फिलहाल इसका नोट्स बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली क्या बात है कि लाइफ ऑन अर्थ जो है वो डिपेंड करता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल में। सही बात है, मतलब मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, है कि नहीं? तो यहाँ साथ में लिखिएगा क्या कि ऑन अर्थ लाइफ ऑन अर्थ क्या डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। सही बात है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। सही बात है, आगे लिखिएगा डिपेंडिंग ऑन द complexity of these carbon molecules या फिर कार्बन सोर्स लिख लीजिए। कार्बन सोर्सेस different organisms can use different kinds of nutritional process। न्यूट्रिशनल प्रोसेस, सही है। तो यही जो सोर्स है, यही जो कार्बन सोर्स है, यही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ना? तो लिखिएगा दिस सोर्स ऑफ एनर्जी needs to be broken or built up in the body and must be converted into a uniform source of energy that can be used for various molecular movements, used for various molecular movements needed for maintaining life structures। समझेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है? देखिए, लाइफ ऑन अर्थ क्या है, वो डिपेंड करता है मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, और इसी कारण से हमारा मोस्टली जो फूड होता है ना, वो भी कार्बन बेस्ड होता है। सही है, और ये जो कार्बन बेस्ड सोर्स है वो मतलब अलग अलग तरह का हो सकता है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ सिंपल छोटा छोटा कार्बन सोर्स भी हो सकता है, कुछ बड़ा कार्बन सोर्स होगा, है कि नहीं?
तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको यूटिलाइज करने में डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। एक सिंपल जैसे देखेंगे हम लोग, आप लोग जानते हैं एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सब कोई अपने अपने तरीके से वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल को प्रोसेस करेगा अपने अंदर, है कि नहीं? तो ये जो एनर्जी का सोर्स है ना, वो यूटिलाइज करने के लिए या तो शरीर या तो शरीर के अंदर अपने आप बनना चाहिए, या तो बन रहा हो, या तो फिर आप जो खाना खा रहे हो वो ब्रेक डाउन होना चाहिए। ठीक है? और ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, which can be stored and used for the various which can be stored and used for the various molecular movements which is necessary for maintaining the life structures। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। आगे लिखेगा, for this a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing oxidizing reducing reactions, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन टू break down to break down molecules। आपका कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करने के लिए आपके बॉडी में अलग अलग तरह का रिएक्शन चल रहा होता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन है। और इसके लिए क्या होता है ना कि मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। और यही प्रोसेस आपका ऑक्सीजन लेने का और इसको यूज करने का, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सोर्सेज के लिए, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहा? ये काम होने के लिए मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और यही प्रोसेस को द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs। इसी को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। बात क्लियर है? तो आगे चलते हम लोग, हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है हम लोग ऊपर देखे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि क्या, फूड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। सिंपल सा है, इसमें तो कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर हम लोग दो तरह के मोड्स पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का। हेडिंग डालिएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो लिखिएगा
ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इधर लिखेगा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर में लिखिएगा इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism में क्या, मेनली ग्रीन प्लांट, mainly green plants manufacture their food themselves, manufacture their food themselves। और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉफ भी दो तरीके के होते हैं, देखिएगा। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ और एक होता है कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म which fulfill their carbon and energy requirement by the process of photosynthesis using sunlight as a source of energy। ठीक बात है। और कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल एनर्जी की यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो लिखिएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, लिखिएगा फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स के अंदर लिखिएगा organisms which fulfill their carbon, which fulfill their carbon and energy requirements by the process of photosynthesis using sunlight as the source of energy। Examples: green plants। ठीक है। और कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स के अंदर में लिखिएगा organisms which utilize chemical energy to synthesize their ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर फूड। एग्जाम्पल: बैक्टीरिया। ठीक है भाई। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट है ना। हेटरोट्रॉफिक में होगा वो अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ठीक है, वही मतलब हो ना। देखिए, हेट्रो हेट्रो मतलब किसी और पे डिपेंड कर रहा है, ऑटो मतलब खुद से बना लेगा। सही बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms
can't prepare their own food. They are dependent on other organisms. अच्छा, इसके भी टाइप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको नीचे ले आते हैं। पहला लिखिएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा लिखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा लिखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो खाना खाते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है। वो अंदर जाकर के ब्रोक किया जाता है इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। सही बात है। तो यहां पर लिखेगा कॉम्प्लेक्स फूड molecule is taken in and then broke down and then broke down into simpler and soluble molecules into simpler and soluble molecule। और इस तरह का न्यूट्रिशन किन में होता है? एग्जाम्पल में लिखिएगा एमीबा, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। अगला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो यूजुअली फीड करते हैं डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म मैटर के ऊपर। उनका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उनको बाहर ही अपने बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और जब वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। क्लियर बात है? तो इसमें लिखिएगा ऑर्गेनिजम्स यूजुअली feed upon dead and decay organic material। breaking down complex molecule breaking down complex molecules outside the body and absorb it। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? सोचिए, आपको पता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा फंगी या फिर फंजाई, जो भी आप बोलो, ईस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। और तीसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो होस्ट है मतलब या फिर जो ऑर्गेनिज्म है, वो सामने वाले ऑर्गेनिज्म को अपने खाने के लिए मारता नहीं है। वो बेसिकली उसके ऊपर या फिर अंदर रहता है और अपना न्यूट्रिशन लेते रहता है। जैसे कि आप देखेंगे अमार बेल में, अमार बेल क्या है, आप कभी कभी देखते होंगे पेड़ पौधों के ऊपर येलो येलो पर्च टाइप का कुछ जाली टाइप का जम जाता है, वो एक्चुअली अमार बेल है। वो प्लांट को मार नहीं रहा है, वो प्लांट को मार नहीं रहा है, वो प्लांट के ऊपर है और अपने न्यूट्रिशन वहां से लेते रहता है बेसिकली। तो इसमें लिखेंगे इन दिस
organism live either on live either on or inside the body of organism या फिर host to obtain nutrition without killing them. Example, अमारबेल। अच्छा, यहाँ होस्ट क्या है? जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड कर रहा है ना, जैसे अमारबेल के केस में पेड़, पेड़ यहाँ पर होस्ट हो गया। पिछले बार शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था कि जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, नहीं, जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, जिस पर वो डिपेंडेंट है, वो है आपका होस्ट। ठीक है। और जो यहाँ पर न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको हम लोग पैरासाइट्स कहेंगे, है ना। यहाँ पर अमारबेल आपका पैरासाइट है। ठीक है। और अगला टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। ठीक है। और कल के क्लास में हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है, सिंपल से भाषा में कहे तो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which green parts of the plant synthesize their organic food in the form of glucose from carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. सपोज प्लांट का एक लीफ ले लेते हैं। ठीक है। ये आपका लीफ है, इधर से सनलाइट आ रहा है, सपोज ये सन है, इधर से सनलाइट आके इस पे फॉल कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये सनलाइट इसके लिए एक एनर्जी सोर्स है। ये सनलाइट क्या है? एनर्जी सोर्स है। और क्या हो रहा होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहां से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है। CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर से आ रहा है और H2O कहां? सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है कि नहीं। इसको यूज करके क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, फूड सिंथेसाइज, फूड सिंथेसिस। ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट आपका खाना बन रहा है। खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और क्या, पानी रिलीज होता है। ये पानी रिलीज कैसे हो रहा है? जब रेस्पिरेशन होता है या फिर जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जब पानी रिलीज होता है, ये वही पानी है। और ये ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है जो हम लोग इनहेल करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग आपको आता है। तो हमारा बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, 6CO2 plus 12H2O gives glucose and 6O2 और 6H2O। ये आपका क्या है, ग्लूकोज।
क्लियर है? तो आगे देखते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज जो बन रहा है ना, ये यूज होता है प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट। और ऐसा तो नहीं है कि जितना आपका एनर्जी बन रहा है, जितना आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, सारा का सारा यूटिलाइज हो जाए हमेशा। ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर कुछ बच गया तो वो क्या वेस्ट नहीं होता है, वो स्टोर हो जाता है एज रिजर्व एनर्जी। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उससे एनर्जी निकाल के यूज करो। तो यहाँ पर वही लिखा है, रिमेनिंग ग्लूकोज विच इज नॉट यूज्ड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सर्व एज रिजर्व एनर्जी। सही बात है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्चुअली में होता क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या इवेंट होता है। यहाँ पर हम लोग तीन इवेंट देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें स्प्लिट होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये तीन प्रोसेस हो रहा होता है। पहला क्या होगा कि आपका लाइट एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल, है ना। ऊपर देखे तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हो रहा है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा? सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ये ना। तो है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा प्रोसेस है, ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो गया, अब इसका क्या करें? इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हमारा यूजेबल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये तीन स्टेप जो हो रहे हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक तुरंत तुरंत धड़ 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 एक साथ हो रहे हैं, वैसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एब्जॉर्ब कर लिए पहले लाइट, है ना, और जब जरूरत हुआ एनर्जी में कन्वर्ट करने का तो एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए, है कि नहीं। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, these steps need not take place one after another immediately। होगा इसी ऑर्डर में। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है, होगा इसी ऑर्डर में, लेकिन इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है ना, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड at night prepare an intermediate
which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. क्लियर है भाई? आगे चले। अच्छा, आगे है लीव्स। लीव्स क्या है? लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस मेनली लीव्स पे ही होता है। जैसे पहले यहाँ पर देखिए लैमिना और लीफ ब्लेड, ये क्या है? ये जो लीफ का जो सरफेस है ना, इसको लैमिना कहते हैं। लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, ठीक है। अच्छा, ये देखिए लीफ में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, है कि नहीं? तो इसको इसको बेसिकली हम लोग क्या वेन कहते हैं, वेन। और वेन या फिर रिब्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर में रहता है ना, सेंटर वाले को मिडरिब कहते हैं। सही बात है। और ये देखिए, ये आपका जाइलम और फ्लोएम, उससे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। पता है सबको? अच्छा, मेन अभी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, लीफ के क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया है ना। जैसे ये देखिए, इसको जूम करके देखेंगे ना, तो ये अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सेल्स है, ये सारे सेल्स है ना। सेल्स के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये सेल्स के बीच में जो है ना, ये देखिए एयर एयर स्पेस भी रहता है। और ये सारे कुछ जो है एपिडर्मिस के अंदर एनक्लोज रहते हैं। एक अपर एपिडर्मिस होता है, एक लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल भी रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इनके फीचर्स देखते हैं। तो आगे एपिडर्मिस पे बात करते हैं। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, है ना। ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर आपका एपिडर्मिस है। सही बात है। अच्छा, एपिडर्मिस भी दो तरह के हैं, हमने देखा। एक होता है अपर एपिडर्मिस, एक होता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस के बारे में देखें, वो क्या होता है? अपर एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल, और इनमें क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल विच प्रोटेक्ट्स, वैक्सी क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, विच प्रोटेक्ट्स इंटरनल लीफ टिश्यू बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। वो वैक्सी क्यूटिकल का क्या काम है? वैक्सी क्यूटिकल का काम क्या है? प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए ट्रांसपिरेशन के वक्त, तो उसको उससे बचाने के लिए वैक्सी क्यूटिकल रहता है लीफ के ऊपर, ठीक है। और एक है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स एंड अलाउज सनलाइट टू पास इन द लीव्स। और सनलाइट को प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर जाने में, एनर्जी एब्जॉर्ब करवाने के लिए, अंदर जाने के लिए हेल्प करवाता है। आगे देखेंगे हम लोग, स्टोमेटो को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस। अभी हम लोग देखा, इट अलाउज गैसेस टू एंटर एंड एग्जिट इन द लीफ बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब एक्सचेंज करवाने के लिए यही स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया गया है। स्टोमेटा, ये जो ओपनिंग होता है ना, ये ओपनिंग, ये स्टोमेटल पोर है। और ये देखिए ग्रीन पिगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, यहाँ एक गार्ड सेल भी है, ये देखिए, ये गार्ड सेल्स भी है। गार्ड सेल्स क्या होता है? दीज आर bean shaped cells
that frame the stomatal opening. मतलब hence they control the rate of diffusion of water and gases in and out of leaves. और ये कंट्रोल कैसे होता है? ये कंट्रोल होता है टर्जर प्रेशर के थ्रू। ये देखिए टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर क्या है? कि टर्जर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, है ना। टर्जर प्रेशर रेगुलेट्स करता है, टर्जर प्रेशर रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर को। तो टर्जर प्रेशर क्या है? टर्जर प्रेशर के बारे में लिखेंगे, द स्टोमेटल pores are open when guard cells are turgid. When guard cells are turgid, मतलब इसमें प्रेशर अधिक है ना, तब आपका स्टोमेटल पोर ओपन होता है। और गार्ड सेल टर्जिड क्यों होता है? ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गेट्स क्लोज्ड। कौन बंद होगा? हमारा स्टोमेटल पोर बंद होता है। कब होता है? व्हेन गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड, आर इन फ्लैसिड कंडीशन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। फ्लैसिड कंडीशन मतलब क्या? वो आपका गार्ड सेल सिकुड़ जाएगा। क्यों? आपका वाटर के लॉस की वजह से। और वाटर का लॉस कब होता है? ट्रांसपीरेशन के वक्त। सही बात है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हम लोग ऊपर देख रहे थे, ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज ए ग्रीन कलर प्लास्टिड contained in the leaves are called chloroplast। ठीक है, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, यही जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये आपका फोटोसिंथेसिस का साइट है। कैसे? क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल होता है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और क्लोरोफिल क्या करता है? वो सोलर लाइट को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और वहीं से हम लोग का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू होता है। हम लोग देखा ऊपर, है कि नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों? बिकॉज दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या और ये क्लोरोफिल क्या करता है ना, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? एब्सॉर्ब्स सोलर एनर्जी। बात क्लियर है? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट कहां पर होता है? इसका लोकेशन क्या है? जस्ट बिलो दी अपर एपिडर्मिस।
ठीक बात है भाई। अच्छा, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, दे आर जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस एंड इट इज प्रेजेंट एज अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन लीव्स। ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या कंडीशंस है? कुछ तो कंडीशन होगा कि कभी फोटोसिंथेसिस होगा कभी नहीं होगा, तो वही कंडीशंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फ्लो चार्ट बना लीजिए। मेनली दो कंडीशंस नीडेड है। पहला क्या? सनलाइट, और दूसरा आपका क्लोरोफिल। सनलाइट में लिखेंगे इट अफेक्ट्स दी it affects the rate of rate of photosynthesis by varying its intensity क्वालिटी एक्सेट्रा। कभी आप देखते हो ना कि कभी खूब धूप है, कभी धूप ही नहीं निकला, कभी बादल लग गया तो कम धूप आ रहा है। ठंड के समय इंटेंसिटी धूप का कम होता है, गर्मियों के समय खूब कड़क धूप होती है कि नहीं? तो ये सब फैक्टर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है। और दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही तो आपका सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है ना। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, है ना? तो यहाँ लिखेंगे ग्रीन कलर्ड photosynthetic pigment found in chloroplast that is responsible for trapping of solar energy from sun. For trapping the solar energy from sun. यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और अदर मटेरियल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर लिखेंगे it is taken up through stomata from the atmosphere. From the atmosphere in case of land plants. और aquatic plants में कैसे CO2 एब्जॉर्ब होता है? While in case of aquatic plants क्या करते हैं? Takes the dissolved CO2 in water. वाटर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहते हैं, वहां से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा वाटर, वाटर में लिखिए इट इज इट इज टेकन it is taken up by the roots through the process of osmosis
and and it is transported to the leaves by xylem vessels। याद है जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फूड। ठीक है। और अदर मटेरियल्स में क्या, जैसे नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये इनको कहां से मिलता है, ये इनको मिलता है सॉइल से, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये हो गया रॉ मटेरियल्स के बारे में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? अरे ये क्या बात हो गया, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस देखेंगे यहाँ पर। क्या फोटोसिंथेसिस जो है ना, सिर्फ प्लांट अपने लिए खाना नहीं बनाता है ना, प्लांट अपने साथ साथ पूरा दुनिया के लिए खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली सस्टेन्स प्लांट्स बट इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। कैसे? जो प्लांट जो है ना, वो कई ऑर्गेनिजम्स के लिए एज अ फूड सर्व होता है कि नहीं। कई लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, जैसे हम लोग फल सब्जियां जो भी खाते हैं वो क्या है, प्लांट से ही तो आ रहा है ना। और ऑक्सीजन, जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वही हम लोग इनहेल कर रहे हैं, पूरा दुनिया वही इनहेल कर रहा है। सही बात है। तो यही है, देखिए फूड, तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज जो करता है अपना फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, वो अपने लिए तो करता ही है, और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वो फूड प्रिपेयर होता है, एंड दस इट सस्टेन्स लाइफ। सही बात है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वही यूज किया जाता है अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। अच्छा, ये वाटर जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कहाँ से लिया जाता है, टेकन फ्रॉम सॉइल, हम लोग ऊपर देखा ही है, बाय द रूट्स इन टेरेस्टेरियल प्लांट्स। टेरेस्टेरियल मतलब जो प्लांट्स जमीन पे, और एक्वेटिक प्लांट्स कैसे लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है। और अदर मटेरियल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड मैग्नीशियम आर ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन ही है। और साथ ही साथ सॉइल में भी बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक नाइट्रोजन का जो है ना पूरा एक साइकिल बना हुआ है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लेकर के प्लांट जो रूट से के थ्रू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और ये प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, है ना, उनका बाई प्रोडक्ट सॉइल में मिलता है। प्लांट्स मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं, वो वो सारे सॉइल में ही चले जाते हैं, है ना। एनिमल्स भी मरने के बाद जमीन में दफना दिए जाते हैं, तो वो भी सॉइल में जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, एक पूरा एक साइकिल बना हुआ है नाइट्रोजन का। यहाँ पर वही देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, नाइट्रोजन साइकिल, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, देखिएगा ध्यान से। नाइट्रोजन साइकिल लिखिएगा, नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर, यहां लिखिए अमोनिया, यहां है नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ना, सॉइल में अब्सॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और इस प्रोसेस को कहते हैं
नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये अमोनिया जो है ना, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये कौन करता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्राइट जो है फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इसको भी हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है। और ये नाइट्रेट जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। ये तो एक कहानी हुआ। ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो नाइट्रेट है, ये जो नाइट्रेट है, यही नाइट्रेट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। ये प्लांट्स, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। अच्छा, ये प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाता भी है। एनिमल्स के लिए प्लांट फूड भी होता है। तो यहां से ये क्या होगा? एनिमल्स इसको खाएगा। एनिमल्स, यहां पर हम लोग कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एनिमल्स। अच्छा, जब ये एनिमल मर जाएगा, है ना, तो ये इसका बॉडी डिकम्पोज होगा, है ना। और वो डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर्स, जो कीड़े रहते हैं डिकम्पोजर्स, वो इसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट करेगा? अमोनियम आयन में, NH4+। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन ये कौन कर रहे हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स। और ये अमोनियम आयन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्राइट में। ठीक बात है। ये हो गया। और एक चीज होता है, जो लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग जो होता है उसके वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। सॉइल में नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है, सॉइल में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, लाइटनिंग की वजह से। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये आपका सपोज क्लाउड है ना, ये आपका बारिश के समय ये लाइटनिंग हुआ, और ये लाइटनिंग की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो कन्वर्ट होता है और वो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, है ना। ये आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग
तो ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो इसको एक बार वापस समझते हैं। हमारा क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहां पर मौजूद होगी? सॉइल में मौजूद होगी, अब जैसे बात है, ठीक है। और ये अमोनिया अमोनिया नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होता है, और इसको इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जो कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्राइट आयन अल्टीमेटली नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यही नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन, है ना। और ये प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स का डेथ होगा, वो जमीन में मिलेंगे, है ना। और वो जो बैक्टीरिया है, डिकम्पोजर्स है, वो कन्वर्ट करेंगे अमोनियम आयन में, और वो अमोनियम आयन फिर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट आयन में। जब एनिमल डिकम्पोज होकर के अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अमोनिफिकेशन, ठीक है। और जब नाइट्राइट आयन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। और जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग की वजह से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन। इसको भी हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग कहेंगे। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना था, तो हम लोग ने वो कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना चालू करेंगे। तो आई गेस सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। वहां पर आपके डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए।